नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि अगर निकट भविष्य में उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में चुनाव नहीं होते तो बीजेपी कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती। पवार ने कहा कि यूपी और अन्य पड़ोसी राज्यों में चुनाव हैं। हमारी जानकारी के अनुसार सत्ता में बैठे लोगों ने जब इन राज्यों के कुछ हिस्सों में गाँव का दौरा किया तो उन्हें स्थानीय लोगों से कुछ अलग तरह का स्वागत मिला। इसे ध्यान में रखते हुए उनको महसूस हुआ कि अगर वो वोट मांगने जाएंगे तो उन्हें किस तरह का व्यवहार मिलेगा। पवार ने कहा कि ऐसा लगता है कि इसी पृष्ठभूमि में यह फैसला लिया गया। इंडिया टुडे से बात करते हुए लंबे समय से फरार चल रहे मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने कहा कि वो चंडीगढ़ में हैं और जल्द ही मुंबई में उनके खिलाफ जारी मामलों की जांच में शामिल होंगे। बता दें, परमवीर सिंह के खिलाफ मुंबई और ठाणे में 5 मामले दर्ज हैं। सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने एक रंगदारी मामले में परमवीर सिंह को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की थी। कोर्ट ने इसे मंजूर करते हुए परमवीर सिंह को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान परमवीर सिंह के वकील ने कहा था कि परमवीर सिंह देश में ही हैं। संसद की संयुक्त संसदीय समिति ने सोमवार को व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक यानी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दे दिया, जिसके बाद इसको अब संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। इस समिति के 30 सदस्यों में से 6 ने इस विधेयक से अपनी असहमति जताई। इस विधेयक का उद्देश्य है सरकार, संस्थाओं और व्यक्तियों की निजता की रक्षा करना। हालांकि इसको लेकर विपक्षी पार्टियों ने असहमति नोट प्रस्तुत किया है। सदस्यों ने इसके विशिष्ट प्रावधानों पर आपत्ति जताई है। इन चिंताओं के साथ साथ विपक्ष ने मांग की है कि समिति की सिफारिशों को भी गहन जांच किए जाने की जरूरत है। बता दें, इस बिल में सबसे अधिक चिंता का विषय धारा 35 और 12 बताया जा रहा है। इनके तहत सरकार की एजेंसियां शांति और व्यवस्था, संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा के बहाने किसी भी व्यक्ति या संगठन की जासूसी कर सकती हैं और किसी को भी कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति जो अपनी निजता का हनन होते हुए देखता है वह ना तो अदालत में जा सकता है, ना ही किसी सरकारी निकाय में शिकायत कर सकता है और ना ही संसद में गुहार लगवा सकता है। यानी सरकार पूर्ण रूपेण निरंकुश जासूसी कर सकती है। 3 दिवसीय दिल्ली के दौरे पर आई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने त्रिपुरा में हिंसा और बंगाल में बीएसएफ अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर चर्चा की। ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने त्रिपुरा हिंसा के बारे में बात की है, प्रधानमंत्री को बताया कि वहां क्या हो रहा है और टीएमसी नेता सायोनी को कैसे निशाना बनाया गया। बंगाल में बीएसएफ अधिकार क्षेत्र में वृद्धि के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर बीएसएफ को अधिक शक्ति मिलती है तो ये कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ सकती है और सभी जानते हैं कि कानून राज्य का विषय है। सीएम ने यह बात कूच बिहार मामले के संदर्भ में कही, जहां बीएसएफ ने फायरिंग की थी। ममता ने कहा कि इसीलिए मैंने पीएम से इस मुद्दे पर चर्चा करने और ये सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि संघीय ढांचे को अनावश्यक रूप से खराब न किया जाए। बीजेपी सरकार पर अक्सर हमलावर रहने वाले बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। टीएमसी ने ममता के साथ सुब्रमण्यम स्वामी की मुलाकात की तस्वीर को साझा किया है। इसके बाद से ही अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। बता दें, आजकल ममता बनर्जी लगातार दूसरी पार्टियों के किनारे किए गए नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रही हैं। मंगलवार को ही कीर्ति आजाद, अशोक तंवर और पवन वर्मा जैसे नेताओं को ममता ने पार्टी में शामिल कराया था, जिसके बाद से स्वामी के भी टीएमसी में आने की अटकलें लगने लगी हैं। कृष्णा पटेल के गुट वाले अपना दल ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार कृष्णा पटेल ने कहा कि उनकी आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव से बातचीत हुई है और हम समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच 1 घंटे तक बातचीत हुई। इस बारे में आज तक के साथ बातचीत में संजय सिंह ने कहा है कि हमारा लक्ष्य बीजेपी के कुशासन को हटाना है और इसीलिए हम साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सपा से गठबंधन की दिशा में बातचीत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना महामारी के वक्त जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए सहायता राशि देने की मांग की है। राहुल ने कहा कि वो सरकार पर पूरा दबाव डालकर पीड़ितों को 4-4 लाख रुपए दिलवाकर ही रहेंगे। राहुल ने एक वीडियो को ट्वीट किया है जिसमें वो गुजरात मॉडल वाले गुजरात पर सवाल खड़े कर रहे हैं। राहुल ने कहा कि गुजरात में कोरोना के वक्त सरकार ने लोगों के इलाज में मदद नहीं की, लेकिन अब मुआवजा भी नहीं दे रही है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद गुजरात में अब केवल 10,000 लोगों के परिवारों को ही 50-50 हज़ार रुपए देने पर सरकार राजी हुई है, जबकि राज्य में 3 लाख लोग कोरोना से मारे गए हैं।
राहुल ने कहा कि कोविड के समय सबसे बड़े उद्योगपतियों के लाखों रुपए का टैक्स माफ किया गया। चुने हुए 2-3 उद्योगपतियों को पूरा हिंदुस्तान दिया जा रहा है, मगर हिंदुस्तान की गरीब जनता को कोविड का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर भारत और एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति होने का ताज अपने नाम कर लिया है। गौतम अडानी मुकेश अंबानी को ग्रुप मार्केट कैप के आधार पर पीछे छोड़ते हुए एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी जून 2015 से सबसे अमीर भारतीय के पद पर बने हुए थे। बुधवार को शेयर बाजार में अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में शानदार तेजी आई और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में गिरावट के चलते गौतम अडानी नंबर 1 अमीर हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 20 महीनों में गौतम अडानी की कुल संपत्ति में 1808% यानी 83.89 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की वृद्धि हुई, तो इसी समय में मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति में 250% यानी 54.7 अरब डॉलर की वृद्धि हुई। मोदी कैबिनेट की अहम बैठक में कृषि कानूनों को रद्द किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी दी। संसद में अभी इन कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की संवैधानिक प्रक्रिया बाकी है। किसानों ने भी कहा है कि वे संसद में इन कानूनों के रद्द होने पर ही सरकार की बात पर भरोसा करेंगे। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया था कि सरकार संसद के इस सत्र में इन कृषि कानूनों को निरस्त करने की प्रक्रिया को पूरा कर देगी। काफी समय से बीजेपी की करीबी रहने वाली रायबरेली सदर सीट से कांग्रेस विधायक अदिति ने आज औपचारिक रूप से बीजेपी का दामन थाम लिया। अदिति सिंह के अलावा आजमगढ़ के सगड़ी से बीएसपी विधायक वंदना सिंह भी बीजेपी में शामिल हो गई। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। बता दें, अदिति लंबे समय से बीजेपी के ही साथ हैं। सदन में जब जब वोटिंग के मौके आए तो उन्होंने बीजेपी के ही पक्ष में वोट डाले। कांग्रेस पार्टी उनकी सदस्यता खत्म करने को लेकर पहले ही विधानसभा अध्यक्ष को लिख भी चुकी थी। प्रदूषण के कारण बंद किए गए दिल्ली के स्कूल और कॉलेज सोमवार से खुलेंगे। इसके साथ ही दिल्ली के सभी सरकारी कार्यालय भी खुलेंगे। अरविंद केजरीवाल सरकार ने इसकी घोषणा तब की है जब कुछ घंटे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने शहर के प्रदूषण को लेकर फिर से तीखी टिप्पणी की। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर हालात सुधरते हैं तो कुछ प्रतिबंधों को हटा लें। अदालत के फैसले के बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने संवाददाताओं से कहा कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता में अब सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान सोमवार से फिर से खुलेंगे। बता दें कि राजधानी में हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार हुआ है और ये अभी भी बहुत खराब श्रेणी में है। दिल्ली एनसीआर में फैले प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक बार फिर सुनवाई की। अदालत ने कहा कि मौसम विभाग ने बताया है कि हवा एक बार फिर खराब होगी। ऐसे में केंद्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हवा की गुणवत्ता बेहतर होने की उम्मीद है और इसकी जल्द समीक्षा की जाएगी। सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की। प्रदूषण को लेकर याचिका दायर करने वाले शख्स के वकील विकास सिंह ने अदालत से कहा कि इस तरह की मीडिया रिपोर्ट है कि पंजाब में चुनाव को देखते हुए किसानों पर जुर्माना नहीं लगाया जा रहा है। इस पर अदालत ने कहा कि हम इस बारे में बहुत बारीक नज़र नहीं रख सकते हैं। अदालत ने कहा कि वकील, जज सभी इस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अफसर क्या कर रहे हैं? अफसर क्यों नहीं खेतों में जाकर किसानों, वैज्ञानिकों से बात करते हैं और इस समस्या का स्थायी हल खोजते हैं। पाकिस्तान बड़े संकट में फंस गया है। बढ़ते कर्ज और कम होते टैक्स कलेक्शन के बीच पीएम इमरान खान ने कहा कि हमारे पास देश को चलाने के लिए पैसे नहीं हैं। इमरान ने कहा कि कर्ज बढ़ता जा रहा है और राजस्व का आधा पैसा हमें कर्ज की किस्तों को चुकाने में ही देना पड़ता है। बचे हुए आधे पैसे से 22 करोड़ लोगों के लिए हम स्कूल, अस्पताल और अन्य व्यवस्थाएं करते हैं, लेकिन हमारे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, इसलिए हमें और कर्ज लेने पड़ रहे हैं। इमरान ने कहा कि बढ़ता कर्ज और घटता टैक्स राजस्व राष्ट्रीय सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा है। इमरान ने कहा कि पिछले 4 महीने में ही हमको 3.8 अरब डॉलर का कर्ज लेना पड़ा है, जो पिछले साल इसी समय में लिए गए कर्ज से 18% अधिक है। इमरान खान ने कहा कि 6000 ट्रिलियन से पाकिस्तान का कर्ज पिछले 10 सालों में बढ़कर 30 ट्रिलियन रुपए हो गया है। हमारी सरकार इससे आज तक जूझ रही है। इसके साथ ही इमरान ने कहा कि भविष्य के लिए बचत और निवेश के मामले में पाकिस्तान पीछे छूटता जा रहा है। इमरान ने कहा कि पाकिस्तान में टैक्स कल्चर कभी बन ही नहीं पाया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।